अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, सत्यमेव जयते। आज मन का पैगाम का 627वां एपिसोड लेके मैं अशरफ अहमद आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आइए सेलिब्रेट करते हैं संविधान दिवस। नेशनल लॉ डे के नाम से जिसे जाना जाता था, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी हम कहते हैं, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। 26 नवंबर को ये मनाया जाता है हमारे देश में। तो इसके बारे में थोड़ी गुफ्तगू भी करेंगे और साथ साथ कोशिश करेंगे क्या संविधान दिवस सिर्फ एक दिन के लिए होना चाहिए, क्या संविधान की इज्जत, संविधान का ख्याल, संविधान के जो कानून है उन कानूनों का पालन क्या साल के 365 दिन नहीं होना चाहिए। मैं बहुत छोटा सा प्रोग्राम करूंगा। एक्चुअल में मैं लाइव 5 मिनट पहले आ जाता, लेकिन मुझे कॉल आ गई थी स्टोर से, तो मैं उस स्टोर के सिलसिले में मुझे निकलना, तो बहुत छोटा सा लाइव रखने की कोशिश करूंगा यहाँ पर इस बारे में भी। और साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि किस तरह से आज संविधान का उल्लंघन, संविधान को के अंदर जो तब्दीलियां लाने वाले लोग हैं, अमेंडमेंट्स करने वाले लोग हैं, वो लोग ही उल्लंघन कर रहे हैं संविधान का। तो हम यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं, खासतौर से हम यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं उस बात को लेकर जो बात आज हमारे देश के एक राज्य में, महाराष्ट्र में हो रही है। उस पर हम आते हैं। पहले संविधान दिवस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लोगों को बता दें। 19 नवंबर को यह डिसाइड किया गया था कि संविधान दिवस मनाया जाएगा हमारे देश में, यानी नेशनल लॉ डे मनाया जाएगा हमारे देश में। और उस नेशनल लॉ डे के चलते, उस संविधान दिवस के चलते खास तौर से आज के दिन अलग अलग स्कूल्स में, सारे स्कूल्स में संविधान के प्रियम्बल को, जो वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉलेमनली रिजॉल्व वाला जो सेक्शन है, उस सेक्शन को सारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। ऐसे रीडिंग कॉम्पिटिशन्स होंगे, स्पीच कॉम्पिटिशन्स होंगे, ये बताया गया था। तो मैं सरकारों से ये सवाल करना चाहता हूं, राज्यों की सरकारों से भी, सारे एमपी से, एमएलए से, अमन का पैगाम के माध्यम से ये सवाल करना चाहता हूं, क्या सिर्फ ये प्रियम्बल पढ़ा देना ही, क्या सिर्फ ये प्रियम्बल पढ़ा देना ही काफी हमारे बच्चों को? क्या उनके जहनों में इस प्रियम्बल के मीनिंग, इसके जो मायने हैं, इसके जो मतलब है, उन मतलबों को जहनों में बिठा देना ही काफी है? क्या उसके ऊपर, यानी वो उसको मतलब को समझने के बाद पर उस पर वो तत्परता से चलें, खासतौर से सेक्युलरिज्म के मामले को लेकर, उसको तत्परता से लेकर चलेंगे लोग, तो वो बेहतर नहीं होगा? क्या लोगों को सिर्फ ये समझा देना, ये बता देना ही ये जरूरी सिर्फ काफी है कि हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं और हमारे संविधान का प्रियम्बल ये कहता है? सभी भाइयों को फिर से सलाम नमस्कार। अर्शद भैया, पिंटू भाई, धर्मपाल भाई, नादिर खान भाई, जो भी भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लक्ष्मण भाई वगैरह, सबको सलाम नमस्कार फिर से। तो क्या ये तत्परता इसके अंदर नहीं दिखानी चाहिए कि लोगों, बच्चों की जहनियतों में भी सेक्युलरिज्म कूट कूट के भरा जाए? लेकिन आप आजकल हम जब वीडियोस देखते हैं फेसबुक के ऊपर, तो वीडियोस में हमको पता चलता है कि ये वीडियोस, ये बातें, ये कुछ ऐसी हैं जिसकी जो जब बच्चों को देखते हैं, बच्चों के जहनों में सेक्युलरिज्म की जगह पे कम्युनलिज्म भरा जा रहा है। एक सांप्रदायिक सौहार्द जो हमारे देश में होता था, जो बच्चों को दूसरे मजहबों की इज्जत करना, दूसरे मजहबों के तीज त्योहारों में भी शिरकत करना जो होता था, वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। हमको दिखाया यह जा रहा है, समझाया जा रहा है कि जो कोई भी ऐसे जगहें हैं, मैं यहाँ पर किसी भी जगह का नाम उसको जो बुलाते हैं वो लेके नहीं लूंगा, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह पे जगह है जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है और साथ साथ उनके अंदर दूसरे मजहबों के प्रति बुराई और दुश्मनी डाली जाती है। तो क्या सिर्फ संविधान दिवस साल में एक बार मना लेना, सरकार की तरफ से एक घोषणा हो जाना ही काफी है हमारे देश के लिए? क्या ये संविधान दिवस, विनोद साहब भाई नमस्कार भाई, देश संविधान से ही चलेगा? बिल्कुल उसी से चलना चाहिए, उसी से चलना ही चाहिए। अगर नहीं चलेगा तो आपको और हमको आवाज लगानी पड़ेगी विकी शरार भाई। बिल्कुल हम इसके ऊपर बात करेंगे और इसके ऊपर लोगों को जागरूक भी करेंगे। एक्सक्यूज मी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे संविधान दिवस की। तो संविधान दिवस लोगों से पढ़ा देना, सिर्फ आपने ऐसे कंपटीशन कर दिया, लोगों से पूछ लिया कि संविधान क्या है, उसको इसके रचयिता कौन है, उसकी जो कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी को चेयर किसने किया था? जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी को सल्यूट कर दिया, उनको हमने नमन कर दिया, उनकी जयंती पे हमने बात कर दी, खत्म हो जाएगी बात? नहीं। हमको संविधान के अंदर जो कानून, जो उसके अंदर हमको जो अधिकार मिले हैं और जो हमारी ड्यूटीज हैं, यानी देश के प्रति जो हमारे फर्ज हैं, अब हमारी ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीज को भी पूरी तरीके से हमको अमल में लाना है। उन ड्यूटीज को के ऊपर भी हमको चलना है, वो फराइज पर भी हमको चलना है। और साथ साथ जो अधिकार हमको संविधान ने दिए हैं, स्पेशली राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू इक्वालिटी है, उसके अंदर आपके अंदर राइट टू स्पीच है, उसके अंदर राइट टू रिलीजन है, उसके अंदर बहुत सारे राइट्स हमको जो मिले हैं, जितने भी 7-8 राइट्स जो मिले हमको, वो राइट्स, राइट टू एजुकेशन, वो राइट्स बच्चों को मिले, देश के नागरिकों को मिले, उसके बारे में ख्याल रखना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। जबकि आज राहुल गांधी जी का बयान संसद में आता है कि भाई आज तो मैं इसके बारे में बात करने वाला था, लेकिन आज ही हमारे संविधान की हत्या हो गई है। अगर राहुल गांधी जी, अगर हमारे संविधान की हत्या हो गई और आप जैसे दिग्गज नेता अगर ये मानते हैं, तो यकीन मानिए आज हमारी तरफ से संविधान को श्रद्धांजलि आप आज अर्पित करते हैं, उसको कबूल फरमाइए।
क्योंकि संविधान दिवस के दिन ही संविधान का मरण होने की बात करना, उसके ऊपर बात कर वो एक स्टेटमेंट संसद में देना, ऑन रिकॉर्ड देना, वो भी राहुल गांधी जैसे कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी जैसे पार्टी के एक नेता से, वो बहुत ही निंदनीय है। हम भी आज राजनाथ सिंह बन जाते हैं, वो भी बहुत निंदनीय है। इस बात को समझिए, ये समझना बेइंतहा जरूरी है, जबकि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। एक हमारे देश के इतनी बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो सबसे ओल्डेस्ट पार्टी आप कह सकते हैं उसको, वो पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हमारे देश के संविधान की हत्या हो गई है। अब आ जाते हैं महाराष्ट्र की तरफ। इस संविधान के अंदर ही राज्यपाल जी को गवर्नर को कुछ स्पेशल पावर्स दिए गए हैं, उनके पास कुछ अधिकार है, उनके पास कुछ पावर्स है। उन पावर्स के चलते सीधी बात है, वो अपने जो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर होंगे उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित भी कर सकते हैं, और उसके बाद में उनको समय दे सकते हैं कि इस समय के भीतर आपको अपनी मेजॉरिटी साबित करनी पड़ेगी असेंबली के अंदर। जबकि माहौल जो महाराष्ट्र का आज बना हुआ है, कभी अजीत पवार एनसीपी के पहुंच जाते हैं बीजेपी को सहमति देने के लिए, उनको अपना मत देने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए। फिर उसके बाद में शरद पवार जी का एक स्टेटमेंट आ जाता है, और कई एमएलए को कई अलग अलग जगह से पकड़ के लाया भी जाता है। अजीत पवार के एक एमएलए जो उनको साइन करके दे चुके थे, वो एमएलए को गुड़गांव से पकड़ के लाया जाता है। ये सारी चीजें होती है। जो संवैधानिक अधिकारों का क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं राज्यपाल। अब राज्यपाल के कुछ पावर्स को हम और समझ लें। राज्यपाल का अपॉइंटमेंट होता है, जबकि जो राष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव किया जाता है, जबकि राज्यपाल का अपॉइंटमेंट होता है। राज्यपाल का अपॉइंटमेंट खास तौर से जो केंद्र सरकार में जो पॉलिटिकल पार्टी है, वही पॉलिटिकल पार्टी ये कोशिश करती है कि उन्हीं को ही अपॉइंट किया जाए वहां पर। 1984 में मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा। 1984 में रामलाल नामक के श्री रामलाल जी गवर्नर हुआ करते थे आंध्र प्रदेश के। उन्होंने एनटी रामाराव को सरकार से हटाया, और नांदेड़ भास्कर राव जो कि कांग्रेस के थे, क्योंकि उस समय कांग्रेस की हुकूमत सेंटर में थी, कांग्रेस के नांदेड़ भास्कर राव को उन्होंने सत्ता में आने के लिए बात रखी, उनको प्रस्ताव रखा, और वो सत्ता में आए, उन्होंने अपनी हुकूमत भी बनाई। अब 2014 में भी ऐसे हादसात हुए हैं, हमने देखा है। उसके बाद एमके नारायण जो बंगाल के राज्यपाल थे, वो एक ऐसे शख्स गुजरे हैं हमारे देश के इतिहास में। एमके नारायण सर एक ऐसे शख्स गुजरे हैं जिसके पुलिस वालों ने बुलाकर उनसे तफ्तीश की, उनसे जानकारी ली, उनसे सवालात पूछे, उनसे मालूमात की, और उस समय भी वो कांग्रेस के थे, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने या सरकार ने उनको वहां से हटाया। नजीब का जंग भी आपको पता है, जो दिल्ली के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं। उनके बारे में भी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि ये जो चुनी हुई सरकार है दिल्ली की, ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक एंटिटी नहीं है, ये सरकार संवैधानिक है, तो इसको इसके काम करने दिया जाए। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने भी अपने काम से, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये सारी चीजें, जब राज्यपाल के पास इतनी अथॉरिटीज हैं, उनके इतने राइट्स हैं, उनके पास इतनी ड्यूटीज हैं, तो वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं। 5 बजे सुबह में राष्ट्रपति शासन हटाया जाता है, और अफरा तफरी में श्री देवेंद्र फडणवीस जी को शपथ दिलवा दी जाती है। उसके बाद में आज एक नया मामला देखने को आया है, होटल हयात रेसिडेंसी में, वहां पर 162 एमएलए जुमला जमा होते हैं, और वो शपथ लेते हैं। और शपथ किसकी ले रहे हैं? वो शपथ ले रहे हैं किसकी? सोनिया गांधी जी की, शरद पवार जी की, और उद्धव ठाकरे की। क्या नेता आज हमारे देश में सारी किताबों से, चाहे वो मजहबी किताबें हों, चाहे हमारे देश की जो किताब है संविधान जो है हमारे देश का, जो कि आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं, उसकी शपथ लेने की बजाय वो लोग उन नेताओं के नाम पर शपथ लेते हैं, और देखिए कितने वो वचनबद्ध रहेंगे उस बात को लेकर। अब इधर से बीजेपी की तरफ से भी ये बता दिया जाता है कि भाई 288 वाली महाराष्ट्र जो असेंबली है, उसके अंदर उसके लिए 144 जो चाहिए, उससे कई ज्यादा 170 विधायक हमारे पास है। 170 और 162 लोग 332। अब ये 228 विधायकों वाली असेंबली में 332 विधायक कहां से आ गए, इसके बारे में ना कोई सवाल हो रहा है, ना ही कोई राज्यपाल अपना कोई डिसीजन के अंदर दे रहे हैं, ना ही कोई अपना फैसला सुना रहे। तो ये मामला जब संवैधानिक रूप से आपके पास अधिकार है राज्यपाल जी, तो आप क्यों ये अधिकारों का पालन नहीं करते, इसका इस्तेमाल करके जिसकी भी सरकार है। वरना या फिर अगर बीजेपी और शिवसेना के साथ गठबंधन से ये सरकार बनी है,
उनके गठबंधन, सॉरी सरकार नहीं बल्कि ये जो रिजल्ट्स आए हैं उनके गठबंधन को लोगों ने ज्यादा वोट दिए और उन दोनों के बीच में कोई डील नहीं बन पा रही है, तो नॉर्मली ये होना चाहिए कि आखिरी कोशिश के बाद में इस असेंबली को डिसॉल्व किया जाए वापस से। क्योंकि देखिए सरकार बनाने का, सरकार के में आने का मकसद और उसका मतलब जो होता है, उसके पीछे जो हाथ होता है वो हाथ होता है सिर्फ और सिर्फ जनता का। जब जनता ने आप लोगों को अपना एक डिसीजन दिया है और उस डिसीजन में ये बताया कि भाई हम बीजेपी और शिवसेना की सरकार चाहते हैं और उस गठबंधन को उन्होंने वोट दिया, वो आइडियोलॉजी की सरकार हम चाहते हैं। उन्होंने जब वोट दिया और जब ये वोट नहीं काम अमल में नहीं आ पाते क्योंकि सत्ता की भूख, सत्ता की लालच, ये जो ढोंग चल रहे हैं सिर्फ सत्ता के लिए है। जो लोगों में आपस में जो इन दोनों के बीच में गठबंधन होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में गठबंधन होता है, सिर्फ सत्ता के लिए होता है। कैसे हो जाए कि इसकी कुर्सी से मैं गिरा दूं और उसकी कुर्सी पे जाके मैं बैठ जाऊं। यहां पे बात सत्ता की ही है। बीजेपी से 2.5 साल सत्ता मांगने पर बोले नहीं 5 साल हमको ही सत्ता में रहना है, हटो आपको नहीं देंगे मौका। उद्धव ठाकरे पहुंच गए, बोले 2.5 साल तो नहीं, मैं पूरे 5 साल लूंगा। एनसीपी और कांग्रेस के साथ पहुंच जाते हैं। और शिवसेना का भी एक अजीब इतिहास रहा है। कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस के खिलाफ गए, बीजेपी का साथ दिया, बीजेपी के खिलाफ गए, एनसीपी का साथ दिया, एनसीपी के खिलाफ गए। तो ये सारी चीजें जो होती है, क्यों संविधान का इस्तेमाल करके, संविधान के अंदर जो अधिकार राज्यपाल जी के पास है उन अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं और करने के बाद में उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए उन अधिकारों को। और भाई हंग असेंबली इज अनदर थिंग। भाई हंग असेंबली तो देखिए फारूक भाई, हंग असेंबली के बारे में बता दो, पहले ये बात नहीं मुकम्मल कर लूं। उन अधिकारों का इस्तेमाल करिए और जिसकी सरकार बननी चाहिए उसको आप सरकार में लाइए, या फिर ये जो ग्रिडलॉक है इसको खत्म कीजिए। क्योंकि जनता ही डिसाइड करेगी कि वोट किसको मिलने हैं, जनता ही डिसाइड करेगी सत्ता में किस पार्टी को आना है। डिसॉल्व करिए इस असेंबली को। अगर इतनी देर तक ये मामला अगर हैंग है तो जनता भी उत्सुक होगी, जिसको हमने वोट दिया उसकी सरकार बने, वो सरकार में आए, जनता भी उत्सुक होगी। तो जनता की उत्सुकता को दूर करिए। जनता की तरफ ही लोगों की जिम्मेदारियां बनती हैं, सारे एमपीज की, एमएलएस की, गवर्नर्स की, जितनी भी हैं, देश की जनता के लिए काम होना चाहिए। जिसको किसी को भी उठाकर बिठा दिया गया कुर्सी पर, वो जनता नहीं बिठाया, जनता ही राजा होती है प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में। कर दीजिए वो काम, डिसॉल्व करिए। अगर कोई यहां पर मुझे ये आर्गुमेंट देगा या ये आर्गुमेंट देने की कोशिश करेगा कि भाई इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए खर्चा कहां से लाएंगे, इतना पैसा कहां से आएगा, तो मैं उनसे सीधा सीधा एक ही सवाल करूंगा, वो पैसा कहां से आया था जो पैसा नीरव मोदी लेकर भागा था? वो पैसा कहां से आया था जो विजय माल्या लेकर भागा था? वो पैसा कहां से आया था जो सारे दूसरे जो स्कैम करके भाग जाने वाले लोग हैं उनके वो लोग लेकर भाग जाते हैं? वो पैसा कहां से आता है जो स्कैम्स किए जाते हैं हमारे देश में नेताओं द्वारा? आप लोगों को याद होगा महाराष्ट्र में भी, सॉरी बिहार में भी वैसे ही हुआ। बिहार के मामला क्या था? बिहार में लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था बीजेपी के खिलाफ। जब उसके बाद में जब बारी आती है सत्ता में आने की, सरकार बनाने की, तो वो लालू जी का साथ छोड़ के बीजेपी के साथ चले जाते हैं। गोवा में भी ऐसे होता है। गोवा में कांग्रेस की मेजोरिटी होती है लेकिन सरकार बनती है वहां पर बीजेपी की। तो ये गवर्नर कहीं ना कहीं पर लोगों के मन में शक डालने वाली कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही। उसको सोचना चाहिए कि क्यों दावत नहीं दी जाती है। जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको दावत दी जाए, उनको शपथ दिलाई जाए, उसके बाद उनको टाइम दिया जाए अपनी मेजोरिटी को प्रूव करने के लिए, क्योंकि कानून, हमारे देश का संविधान यही कहता है। इट शुड बी गोइंग ऑन अंटिल अप टू 6 months आई थिंक। फारूक भाई अभी कुछ देर पहले पढ़ रहा था मैं, उस पर ध्यान नहीं दिया, जहन से गुजरा है और सामने से गुजरा है वो चीज, तो आई थिंक इट शुड बी फॉर 6 months। हाँ, होटल वाला भी कर देगा, बिल्कुल हो सकता है। ऑफ कोर्स होटल वाला भी बोल देगा कि सरकार हमारी बनेगी क्योंकि सारे विधायक हमारे पास है। सही कर रहे हैं आप, मजाक के लिए बात सही है, लेकिन अगर उसको सीरियस तौर से सोचा जाए तो इसको डिसॉल्व किया जाए, उसके बाद में जनता डिसाइड करेगी। तो ये पैसा कहां से आता है जो चुनाव के लिए ये लोग लेके भाग रहे हैं? वैसे ही पैसा आप निकालिए और चुनाव के लिए लगाइए। मैं आपको बिहार के बारे में बता रहा था, गोवा के बारे में बता रहा था आपको, अब आपको बताता हूं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। जिस पीडीपी को आतंकवादी संगठन, इनकी आतंकवादी आइडियोलॉजी है, बोलते बोलते, इल्जाम लगाते लगाते थकती नहीं थी बीजेपी, उन्हीं के साथ हाथ मिलाकर सरकार में आ जाती है। तो ये सारा सत्ता का खेल है। आपकी और हमारी अहमियत कुछ नहीं है। संविधान दिवस हमको और आपको एक लॉलीपॉप है, इसको आप लेते रहिए और चूसते रहिए। वो भी ऐसा लॉलीपॉप है जिसके ऊपर कैंडी नहीं है, सिर्फ डंडी आपके हाथ में पकड़ा दी जा रही है और आपको ज़हनी तौर से बता दिया जा रहा है कि आप लॉलीपॉप चूसते रहिए। संविधान है हमारा। संविधान के हर कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं पिछले 6-7 साल में और आगे भी उड़ाई जाएंगी। ये रिश्वतखोरी, ये बेईमानी,
जो है हमको और हमारे देश को लेकर डूबेगी। सबको सत्ता से मोहब्बत है, देश से नहीं। सब ढोंग करते हैं देश से मोहब्बत का। बिल्कुल अर्शद भैया यही हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता की बात है। उनको अगर 5 साल अगर रहने का था, अगर आपको कैबिनेट में मिनिस्ट्री मिल रही थी, आप ले लेते और करते चलाते, क्योंकि जनता ने धूप में, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में खड़े होकर वोट किया है। जो औरतें हैं उन्होंने अपने मासूम बच्चों को गोद में उठाकर लाइनों में ठहर के वोट किया है। उनके वोट का तो पासों याद रखते हैं आप। अगर आपको मेजोरिटी मिली अगर आपके गठबंधन को, तो जाइए। अब वहां पे शपथ दिलाई जाती कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे बीजेपी को कोई फायदा पहुंचे। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? और हम खामोश। बिल्कुल ये लोग वो हिंदी मूवीज के, बॉलीवुड के शत्रुघ्न सिन्हा बने हुए हैं। खामोश, सब खामोश। हमको बोलना ही नहीं है, हम खामोश हो जाते हैं। वो अंधभक्त, हम मुख भक्त। अंधभक्त नेताओं के भक्त है, मुख भक्त मुल्क से मोहब्बत करने वाले। मगर हम बोलते कुछ नहीं है, खामोशी में बैठे होते हैं। हम चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि इसकी वजह, इसका रीजन, इनका मकसद यही है, सिंपल सा, कि लोगों को चुप्पी सधा कर रखो और अपनी रोटी सेकते जाओ, अपने पेट भरते जाओ, अपनी तिजोरियों को मोटा करते जाओ, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाओ और खुद ऐशो आराम से बड़े बड़े बंगलोज में रहो। और ये देश की नेता भूखी मरे, देश की जनता भूखी मरेगी, चलेगा। सर्दी में ठिठुर के मरेगी, चलेगा। पोल्यूशन में सांस लेने की वजह से इनको बीमारियां हो जाएगी, चलेगा। हमको फर्क नहीं पड़ता। हमारे घर में एयर प्यूरिफायर है, हमारे घर में रूम हीटर्स हैं, हमारे घर में किचन भर के अनाज है। बिल्कुल अर्शद भैया, गूंगे बहरे, हम गूंगे पक्का पक्का है। इसलिए गूंगे अर्शद भैया क्योंकि हम लोग सब कुछ देखकर भी आवाज नहीं उठाना चाहते, हम अपना मुंह नहीं खोलना चाहते। राज्यपाल तो उधर ही चाटुकारिता करेगा जो उसका मालिक होता है भाई, इसीलिए तो अपॉइंट किया जाता है केंद्र सरकारों द्वारा। जबकि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी जो होते हैं, उनका चुनाव होता है, उनका चयन किया जाता है बेसिंग ऑन द पॉपुलेशन एमएलए एंड एमपी रिप्रेजेंट्स। हर एमपी के, हर एमएलए के वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। इस बात को समझ लीजिए। प्रेसिडेंट्स को जब राष्ट्रपति को चुना जाता है, जो वोट किया जाता है, सिर्फ वोट करते हैं एमएलएस और एमपीस, और हर एमएलए के वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। वो वैल्यू को डिवाइड किया जाता है एरिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी प्लस डिवाइड बाय और मल्टीप्लाइड बाय, उसका एक फॉर्मूला है, उसके पॉपुलेशन के हिसाब से। जितनी पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से उसके वोट की वैल्यू होती है। वो राष्ट्रपति के लिए। लेकिन गवर्नर के लिए, राज्यपाल के लिए अपॉइंटमेंट सिस्टम है, और इस अपॉइंटमेंट सिस्टम के चलते ही हमारे देश की राजनीति को गंदा होने का एक और मौका मिल जाता है, एक और जरिया मिल जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को समझिए, इन बातों को समझिए। आखिर कब तक ये सारी चीजें चलती रहेंगी, ये सारी चीजें होती रहेंगी और हम चुप्पी साधे बैठेंगे? क्यों डिसॉल्व नहीं हो जाती वो असेंबली? संविधान दिवस है, क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? संविधान दिवस सिर्फ लोगों को बताने के लिए एक एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन करा दिया, 4 बच्चों को खड़ा कर दिया, 2-3 लैंग्वेजेस में लोगों से स्पीचेस दिलवा दी, हो गया काम हमारा। कॉम्पिटिशन करवा दिया, सर्टिफिकेशन दे दिया उनको, एक ट्रॉफी दे दिया हाथ में, बोले जाओ साहब हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे। लेकिन क्या संविधान का पासो लिहाज हमारे देश में रखा जा रहा है? क्या ये नेता लोग हर दूसरे दिन अपने भाषणों में हमारे संविधान का उल्लंघन नहीं करते? अरे एक लॉ बना दो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरह एक लॉ बना दो, कंटेम्प्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साबित हो, सीधा डालो 5 साल के लिए। 5 साल कुर्सी पर बैठ के तुम करते हो ना, ये संविधान का उल्लंघन करने की जो सजा है 5 साल होनी चाहिए नेताओं के लिए। आम जनता को आप थोड़ी कम दो, नेताओं को तो पता चले कि अगर संविधान का उल्लंघन हो रहा है, कंटेम्प्ट हो रहा है हमारे हाथों से, तो हम 5 साल इस कुर्सी में नहीं उस कोठरी में रहेंगे। भाई पोल्यूशन पर एक बात बोलना चाहता हूं, थोड़ा फायदा होगा भारत को। बिल्कुल लिखिए भाई, कमेंट कीजिए। आपके कैमरे का ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे पास, आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट डू कमेंट ही चलता भाई। राष्ट्रवाद के नाम पर बहुत बड़ा ढोंग करते हैं फर्जी लोग, वही हो रहा है मेरे भाई। वो लोग राष्ट्रवाद के नाम पर ढोंग कर रहे हैं और हम मुल्क की मोहब्बत के नाम पर चुप्पी साधे बैठे हैं। हमसे तो एक्टिंग भी नहीं होती, हम तो ढोंग भी नहीं कर सकते। हमारे को खामोश बैठना है, हमको सिर्फ खामोश बैठना है, बोलना कुछ भी नहीं है। क्यों ऐसे कानून नहीं बनते जो संविधान के खिलाफ जाने वाले सारे नेताओं को? भाषण में आया, उनको आया वो 15 मिनट बोल दिए, उनको आया बोल दिए कि एक धक्का और दो। ये सारी चीजें चलती रहेंगी। क्यों? हमारे देश के संविधान के खिलाफ जाने वालों को। सेक्युलरिज्म संविधान में लिखा हुआ है, हम लोगों ने डिक्लेयर किया अपने मुल्क को सेक्युलर। हाँ ये बात और है, हमने उसको बाद में ऐड किया है, ऐड हो गया संविधान में हमारे। अगर सेक्युलरिज्म के खिलाफ कोई नेता बयान देता है, FIR होनी चाहिए उसके खिलाफ। PIL डालिए, डायरेक्ट केस डालिए, कोर्ट को जाइए उसके खिलाफ।
क्योंकि वो संविधान के खिलाफ जा रहा है। फिर भी हम खुद भी उनके पीछे चलते हैं और हम खुद भी सेक्युलरिज्म को छोड़ के कम्युनलिज्म के पीछे चले जाते हैं। आखिर कब तक? हम वोट किसको दें? पहले तो ईवीएम नहीं देने देता, अगर कहीं देने देता है तो पार्टी बीजेपी को में विलय हो जाती है। बेशक यही तो प्रॉब्लम है। तो अब डिसाइड करना छोड़ दीजिए, इलेक्शन करवाना छोड़ दीजिए, खर्चे की इलेक्शन के खर्चा भी बच जाएगा और जो आप लोगों को करना है अपनी मस्ती करते रहिए, बन जाइए नेता आप लोग। संविधान के सारे कानूनों को ताक पे रखकर जिसकी मर्जी में जो आ रहा है वो नेता वैसे किए जा रहा है, चाहे वो राज्यपाल हो, एमपी हो, एमएलए हो, पार्षद हो, मेयर हो, जिसके जो समझ में आया है। अब लोगों के मन में चीजें, ईडी बिका हुआ है, लोगों के मन में ये पता है कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई बिका हुआ है, लोग सोचते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है। तो लोगों की ज़हनियत ऐसी नहीं होगी तो क्या होगी? जो चीज साफ सुथरी है, जो डिपार्टमेंट साफ सुथरा है, जो सेक्शन हमारे डेमोक्रेसी का साफ सुथरा है, उसके ऊपर भी शक नहीं होगा तो लोगों के दिलों में क्या होगा? जो बातें सरकार को लेकर, सरकार के काम को लेकर आती हैं, दूसरे केसेस की मैं यहां पे बात नहीं करूंगा, सरकार के पॉलिसीज पर जो डिसीजंस आते हैं उन डिसीजंस को अगर देखेंगे तो लोगों के जहनों में तो ये आएगा ही। भले ही वो क्लियर है, बिल्कुल वो क्लियर है, हम क्लियर मानते हैं, लेकिन लोग तो सोचेंगे, सोचने पर मजबूर होंगे। अजीत पवार का वहां पे मिलने का मकसद क्या था? सितंबर में ईडी के 125 करोड़ या 125,000 करोड़ का कुछ मामला था, जो जिसमें इनके चाचा जी और अजीत पवार दोनों का नाम शामिल था ईडी के मामले में। अब ये जाके वहां पे हाथ मिला लेते हैं। जैसे हमारे साथ कुछ दिन 2 दिन पहले अनुपम भाई जुड़े थे, वो बता रहे थे वहां पे दुष्यंत चौटाला ने वही किया, वो वहां पर जेल में थे और यहां पर इनके ऊपर जेल जाने वाले थे, तो कोई डील कर ली होगी अंदर से। लेकिन हमारे और आपके भविष्य को ताक पे रख के, हमारे और आपके भविष्य को अंधकार में ढकेल के, हमारे और आपके प्यारे भारत के संविधान को इन लोगों ने, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से, ठोकर मारने वाला काम किया है। बिल्कुल करप्शन, ब्राइबरी हर जगह पर है, छोटे पैमाने से लेकर बड़े पैमाने तक। इकबाल भाई, रेन कासिम भाई लिखते हैं कितना गलत कर रहे हैं जेएनयू के छात्रों के साथ। भाई जेएनयू के ऊपर बात की है 2 दिन पहले, उसके बारे में सुनिए आप, और 3 दिन पहले सुनिए, और 2 दिन पहले हमारे पास अनुपम भाई भी आए थे, उन्होंने अपनी बात भी रखी जेएनयू के छात्रों के बारे में, उसको भी सुनिए आप। इंशाल्लाह ताला आपको थोड़ा उसके बारे में और जानकारी मिलेगी। गलत बात हो रही है उन छात्रों के साथ, नहीं होना चाहिए। तो ये संविधान के खिलाफ जाने वाले लोगों को आज संविधान दिवस पर हम एक मुत्तहिद होकर, एक होकर, यूनाइट होकर एक पक्का और पुख्ता इरादा करते हैं। और वो पक्का और पुख्ता इरादा ये होगा कि हम लोग जब कभी भी ये देखेंगे कि कोई भी नेता हमारे संविधान के खिलाफ जा रहा है और उसकी नॉलेज हमको आती है, तो उसके खिलाफ हम एफआईआर करेंगे। क्यों? कोई एमएलए एमपी के खिलाफ एफआईआर नहीं होते जब वो देश के अंदर कोई भड़काऊ भाषण दे देता है, होते हैं ना। तो जो संविधान के खिलाफ जाएगा उस नेता के खिलाफ भी हम सच्चे भारतीय, जो अमन, भाईचारा, मोहब्बत, प्यार आपस में चाहते हैं, वो लोग उस एमएलए एमपी या पार्षद या जो भी गवर्नमेंट बॉडी का बंदा होगा, उस रिस्पॉन्सिबल आदमी के खिलाफ हम एफआईआर कराएंगे। ये इरादा करिए। भाई कमेंट का, सीमेंट का रॉड जो सरकार बनाती है वो बनाना बंद कर दे, डस्ट पोल्यूशन आधा हो जाएगा। टारकोल का रोड धूल को चिपका लेता है। जी भाई, क्या ऐसे नहीं हो सकता कि जो जीता हुआ नेता अगर दल बदलता है तो उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और फिर उसकी सीट पे चुनाव होना चाहिए? बिल्कुल हो सकता है, मगर करते नहीं है ना भाई साहब। और अशरफ अहमद एकेपी के प्लेटफॉर्म से मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को मैं वापस से ढूंढ के पोस्ट करूंगा। होना तो वैसे चाहिए, उसके बाद में सब नेताओं को झक मार के काम करना पड़ेगा। नहीं करेंगे ना तो उनके जो सुपीरियर्स होंगे ना, लात मार के काम करवाएंगे अपने एमपी एमएलए को, क्योंकि उनको सत्ता में बने रहना है। वो हम बताए थे, लेकिन ये लोग करेंगे नहीं, क्योंकि वो लोग देश की, मुल्क की बेहतरी नहीं चाहते, मुल्क में अमन शांति नहीं चाहते, आपका हमारा वेलफेयर नहीं चाहते। वो लोग नहीं करेंगे उस बात को। एक वीडियो है 12 मिनट का जो लास्ट ईयर मैंने पोस्ट किया था, उसके बाद में वो वीडियो में अभी मेरे पास है, तो मैं यहां से भी अपने पास से भी पोस्ट करूंगा उसको। फिर से अमन का पैगाम पे बहुत बार पोस्ट किया, अमन का पैगाम पे इस बार फिर पोस्ट करूंगा। अगर वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाए, राइट टू रिकॉल द एमएलए और एमपी ऑफ ए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, हर जगह पर सिर्फ हमारे स्मार्टफोन के जरिए, उसके अंदर बताया सारा डिटेल, उसके प्रोस भी बताए, उसके कॉन्स भी बताए, उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी बताए हैं। भाई सही बात है या नहीं ये बता दो। नहीं, बिल्कुल बात आपकी सही है भाई। जो हो सकता है पोल्यूशन के लिए, हम नागरिकों को भी अपनी अपनी राय रखनी चाहिए, अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से।
अब इंप्लीमेंट करना नहीं करना वो सरकारों के हाथ में है। तो हम जैसे बता रहे हैं यहाँ पे, अपनी बात को बहुत जल्द खत्म करूंगा, इस बात को समझिए। उसके अंदर मैंने बताया था राइट टू रिकॉल, किस तरह से आप रिकॉल कर सकते हैं। आपके पास अधिकार होगा अपने नेता को 1 साल के बाद में उस नेता के काम को आप देखकर क्या आप उसके काम से खुश हैं या नहीं हैं, एक रेफरेंडम टाइप आपके फोन में, क्योंकि फोन का नंबर आधार कार्ड से लिंक है और आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड से लिंक होगा। तो जब आपके फोन में, आप इंडिया के किसी भी कोने में रहें, दुनिया के किसी भी कोने में रहें, अगर आपका आधार कार्ड लिंक है और वो नंबर आपने दे रखा है, तो वो फोन पे आपको एक मैसेज आएगा कि क्या आप अपने एमपी के काम से खुश हैं या नहीं, हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। डाल दिया सीधा उसके अंदर। टेक्निकली हम इतने एडवांस्ड है, इनक्रेडिबल इंडिया, मेक इन इंडिया, हम इतना बना सकते हैं साइंटिफिकली और आईटी सेक्टर में हम इतने स्मार्ट और एडवांस्ड है, हमारे देश का युवा खास तौर से, वो एक ऐसा प्रोग्राम बना सकता है जो कि फुल प्रूफ हो। जब ये पता चल जाए कि फला इलाके का एमपी या एमएलए उसके काम से जनता खुश नहीं है, उसको हटाया जाए और बचे हुए 4 सालों के लिए, अगर पहले साल में किया वो हट जा रहा है, तो बचे हुए 4 सालों के लिए कोई दूसरे नेता को आप उसका चुनाव रखें वहां पर। आपको ऐसे सिर्फ बाई इलेक्शंस होंगे और वो सिर्फ 4 साल तक रहेंगे वहां पर, पूरे 5 साल नहीं। अगला जो हमारा पार्लियामेंट का टर्म खत्म होगा या असेंबली का टर्म खत्म होगा तब तक, उसके बाद में जब इनको पता चलेगा ना हमारी सीट जाएगी, हम काम नहीं करेंगे, तो खुद ब खुद काम करेंगे ये लोग। मगर इन लोगों को वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करना नहीं। मेरे पास वीडियो है, आई विल शेयर इट विथ यू ऑल। अमन का पैगाम मैं पोस्ट करूंगा। तो चलिए, आज संविधान दिवस पर आप सबको संविधान दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस संविधान दिवस को सिर्फ 26 नवंबर तक ही सीमित ना रहने दें। इस संविधान दिवस को साल के 365 दिन तक इसको स्प्रेड करें, लोगों को संविधान के बारे में बताएं कि किस तरह से वो अपने संविधान का इस्तेमाल करके अपने सारे हकूक के लिए, अपने सारे राइट्स के लिए, पूरे अधिकारों के लिए वो लड़ सकते हैं और इन नेताओं को उनकी असली औकात और असली जगह दिखा सकते हैं। चलिए, अमन का पैगाम पे आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं अशरफ अहमद इजाजत चाहता हूं। कल 628वें एपिसोड में मैं आप लोगों से जरूर मिलूंगा। कल तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, सत्यमेव जयते।